हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आप देख रहे हो काफी वेस्ट एशिया में पिछले एक साल से काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अराउंड 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर भी अटैक्स हो रहे थे वहाँ पे, इसराइल पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, फिर इसराइल पैलेस्तीन चलता रहता है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आज हम सारा देखेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या डिस्टर्बेंस चल रही है, क्यों इतने कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्यों यहाँ पे इतने अटैक्स हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ईरान इसराइल का कन्फ्लिक्ट, और कुछ टर्म्स हैं है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस एक टर्म है, और ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम आने वाले टाइम में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप, ये वेस्ट एशिया का मैप है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसराइल है, देखो। ठीक है, तो ये इसराइल है आपका इधर, और इधर ईरान है आपका। तो वैसे तो इनके गैप है काफी बीच में, लैंड अगर देखें तो काफी गैप है, लेकिन फिर भी इनमें वॉर या और तो क्या कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो समझेंगे आगे, और अभी आगे क्या ये प्रोसेस, क्या टेक्टिक्स यूज करते हैं, वो सब हम देखेंगे। और ये आपका इसराइल है। तो अब आगे देखते हैं इसराइल की। तो इसराइल की पहले देखते हैं इसकी ज्योग्राफी। तो ये इसराइल है, तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो, आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। तो ये सबसे नॉर्थ में इसके है लेबनन। ठीक है, तो ये लेबनन इधर, ये दिस इज लेबनन। फिर सीरिया इसके नॉर्थ ईस्ट में। फिर पूरा इसको साइड में कवर करता है आपका जॉर्डन, और साउथ वेस्ट में आपका है इजिप्ट। तो ये चार बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको याद रखनी है। और आपको देखो इस साइड में जो आपके वेस्ट साइड में है, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी भी इसराइल के वेस्ट साइड में है। नॉर्थ से स्टार्ट करो, लेबनन, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, और फिर इधर इजिप्ट है। तो कंट्रीज आपको सराउंडिंग जो इसराइल को कर रही है वो भी पता होनी चाहिए। अब देखो, रिसेंटली आप देखना यहाँ पे, जैसे ये गाजा स्ट्रिप है ना, तो इसराइल, और ये है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक ये किसका है, यहाँ पे एक जॉर्डन रिवर होती है, उसका वेस्ट बैंक है। तो जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट बैंक है वो, और गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे मोस्टली पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमास, जो हमास ग्रुप है, दैट इज एक्टिव इन द गाजा स्ट्रिप। तो काफी पिछले कुछ टाइम पहले हमास ग्रुप को भी इन्होंने वहां से गाजा स्ट्रिप से काफी वहां पे कन्फ्लिक्ट हुआ था। और पहले फतेह ग्रुप है, एक हमास ग्रुप है, तो फतेह और हमास को अलग करके किया पहले, फिर अब वहां पे हमास ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया इसराइल ने। तो पहले यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में हमास ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया। अब ये जॉर्डन के अंदर हिजबुल्लाह के जो ग्रुप्स है, जो ग्रुप है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं इसराइल। तो क्यों इसराइल इन ग्रुप्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये मेन बात ये होती है कि ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो आगे हम पढ़ाएंगे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं, जो फिलिस्तीन के कोज को सपोर्ट करते हैं, और ईरान इनको फिर सपोर्ट करता है। तो ऐसे जो भी ग्रुपिंग्स है जो फिलिस्तीन के कोज को सपोर्ट कर रही है, और उसको ये इसराइल के वहां पे क्या कर रहा है, इसराइल वहां पे अटैक कर रहा है और उन ग्रुप्स को वीक कर रहा है। काफी टाइम पहले, जैसे यहाँ पे भी एक ग्रुप था, इजिप्ट के अंदर भी ग्रुप है, ठीक है ना, उसको भी जो मुस्लिम ब्रदरहुड के क्लोज था, ठीक है, या मुस्लिम ब्रदरहुड की जो पार्टी थी, वो भी फिलिस्तीन के कोज को सपोर्ट करती थी, उसको भी इन्होंने वीकन किया, वहां से हटाया। तो ऐसी जो भी फोर्सेज है जो फिलिस्तीन के कोज को सपोर्ट करती है, उसको इसराइल अटैक कर रहे हैं, उन पर अटैक करता है, उनको वीकन करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात क्या है, लेबनन हो गया, ठीक है, सीरिया, या सारे बॉर्डर हो गए। इसमें ये भी याद रखना है आपको, मेडिटेरेनियन सी भी इसके वेस्ट साइड में, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान से करना है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी होगी। अब देखो ईरान के अराउंड कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, तो कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो इसका कुछ कोड बना सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो 7 कंट्रीज है, पहले तो आपको नंबर याद रखना है कि 7 कंट्रीज है। ठीक है, ये कैस्पियन सी है आपका, कैस्पियन सी। अब ये 7 कंट्री कैसे याद रखोगे आप, इधर तो कोड याद रख लो, टू अजर, टू अजर। ठीक है, मतलब अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, अजरुद्दीन से याद रखो, टू अजर। तो टू से हो गया तुर्की, अजर से हो गया अजरबैजान, और अर से हो गया अर्मेनिया। तीन तो ये कंट्री हो गई, टू अजर। और ईरान के साथ इराक तो लगा ही भाई, आपको पता ही है, तो और एक हो गया आपका इराक। तो 4 कंट्रीज तो आपकी वेस्ट साइड में होगी। ईस्ट साइड में आपको कोड याद रखना है, टू अफान, तूफान। ठीक है, तूफान। टू से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, अब से हो गया अफगानिस्तान, एक और एन से हो गया पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ आप मान के चलो पाकिस्तान भी आएगा, तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान। तो इधर 3 कंट्रीज होगी, टू अफान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इधर कोड आपको याद रखना है, टू अजर, तुर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया। और इराक के साथ ईरान, तो ईरान के साथ इराक तो है ही साथ में, तो अगली कंट्री होगी इराक।
तो इसराइल को आपने 4 कंट्री बॉर्डर करती हैं, ऊपर जॉर्डन, सीरिया, फिर आपका सॉरी ऊपर लेबनान, फिर सीरिया, फिर जॉर्डन और इजिप्ट, 4 कंट्री। इधर 7 कंट्रीज बॉर्डर कर रही है ईरान को, तो वो आपको इधर हो गया तूफान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इधर हो गया तू अजर, टर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया, और लास्ट में ईरान के साथ इराक बॉर्डरिंग है, तो ये 7 कंट्रीज होगी। तो ये मैंने पहले आपको बेसिक ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आ सकता है उसको याद करवा दिया प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूक्रेन जब वॉर चल रहा था यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लिया था, तो अब ईरान की और इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखते कुछ टर्म्स, देखो कि कुछ टर्म्स जो आप आंसर में लिखोगे मेंस के अंदर या जो न्यूज में चलती रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म है जियोनिज्म, ठीक है। तो जियोनिज्म क्या है? जियोनिज्म इज अ मूवमेंट दैट एम्स टू एस्टेब्लिश जूइश होमलैंड इन द इजराइल। तो ये एक ऐसी मूवमेंट है जो जूस की होमलैंड एस्टेब्लिश करने जाती है इजराइल के अंदर। तो जियोनिज्म की आपको याद रखना है कि जियोनिज्म क्या चाहता है कि इजराइल का होमलैंड कहां पे एस्टेब्लिश हो, आपका कहां पे हो, आपका जूइश होमलैंड आपका इजराइल का एक एस्टेब्लिश हो, ठीक है। इट्स अ मूवमेंट दैट एम्स टू एस्टेब्लिश जूइश होमलैंड इन इजराइल। तो इजराइल के अंदर जूइश का होमलैंड एस्टेब्लिश हो, इस मूवमेंट को बोलते हैं जियोनिज्म। एक था इंटिफादा। तो इंटिफादा क्या है? इट्स एन आर्म्ड अपराइजिंग, ठीक है, ऑफ पैलेस्टीनियंस। अब इजराइल अगर वहां पे जूस का एस्टेब्लिश करना चाहती है टेरिटरी, तो इसको रिटेलिएट कैसे करेंगे पैलेस्टीनियंस? वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करेंगे। इट्स आर्म अप्लाइड अपराइजिंग ऑफ पैलेस्टीनियन अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। मैंने आपको दिखाया था इजराइल में भी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दो है। देखो ये आपका वेस्ट गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है। तो यहाँ पे जब इजराइल ऑक्यूपाई करता है इनको, इन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, तो फिर जो पैलेस्टीनियन ग्रुप जो आर्म्ड अपराइजिंग करते हैं उसका नाम दिया इन्होंने इंटिफादा। तो जियोनिज्म टर्म है वो रिलेटेड है किससे? आपके ज्यूज की टेरिटरी हो इजराइल के अंदर, दैट इज द जियोनिज्म। और इंटिफादा क्या है कि जो पैलेस्टीनियन है वो जो आर्म्ड अपराइजिंग करते हैं, कब? जब इजराइल क्या करता है अपनी जो इन्फ्लुएंस है या टेरिटरी एक्विजिशन करता है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे, तो उसको टर्म दिया इंटिफादा। ऐसे टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर 2 अकॉर्ड आते हैं जो आप सुनते होंगे, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम चीजें क्लियर रहे, आप उनको बोलो ना, और एग्जाम में या फिर न्यूज पेपर आप उसको लिख के आ जाओ, और न्यूज़पेपर में आपको चीजें जब दिखे तो आप समझ पाओ उनको। एक टर्म आती है ओस्लो अकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये ओस्लो अकॉर्ड पहली बात तो कब साइन हुए थे? 1990s में हुए थे। तो ये याद रखना 1990s में। दे आर द सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस। तो इजराइल और पैलेस्टीन में सीरीज ऑफ एग्रीमेंट थे ताकि वहां पे पीस एस्टेब्लिश हो सके, उनका नाम दिया था ओस्लो अकॉर्ड्स। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ओस्लो अकॉर्ड्स आर रिलेटेड टू, तो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो पीस अकॉर्ड्स हुए 1990s के अंदर, उनका नाम दिया ओस्लो अकॉर्ड्स। अगला अकॉर्ड है अब्राहम अकॉर्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये अकॉर्ड किसके साथ है? इजराइल का और बाकी जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके साथ जो अकॉर्ड किया इजराइल ने, ताकि इजराइल उनको अपने इन्फ्लुएंस में ला पाए, अपने पोज उनके सामने प्रेजेंट कर पाए, उनको अपने साइड मान लो कर सके, है ना। तो उस तरीके का जो अकॉर्ड था दैट इज द अब्राहम अकॉर्ड। So these are the series of agreements signed in 2020, ये 2020 में साइन between Israel and several Arab states। तो इजराइल और बहुत सारी अरब स्टेट्स के बीच में जो अकॉर्ड था दैट इज द अब्राहम अकॉर्ड। अब देखो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा इसकी ज्योग्राफी। ये आपको बताइए सबसे नॉर्थ में क्या है इसका? कैस्पियन सी। तो यहाँ पे कैस्पियन सी है। फिर जो माउंटेन है दैट इज द एल्बर्स माउंटेन, ये याद रखना। 2 माउंटेन है, जारगोस माउंटेन। तो देखो ये फिजियोग्राफी भी इसको काफी डिफेंड करती है कि कैस, इसलिए लैंड से अटैक करना बहुत मुश्किल है इसराइल के ऊपर, सॉरी ईरान के ऊपर। तो अगर मैंने इसराइल बोल दिया तो चेंज करना, ईरान के बता रहे हैं, ठीक है। तो ईरान की फिजियोग्राफी में सबसे इधर यहाँ पे कैस्पियन सी, ठीक है, और इधर एल्ब्रस माउंटेन और ये जागरस माउंटेन्स। तो ये 2 आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ में एल्ब्रस माउंटेन और वेस्ट साइड में ईरान के क्या है आपका जागरस माउंटेन। तो माउंटेन को क्रॉस करना ये बहुत डिफिकल्ट है, उधर से कोई कंट्री अगर अपनी आर्मी लेके आती है तो ये, और इधर आपका इधर कैस्पियन सी है, और साउथ में भी यहाँ पे पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है आपको प्रोटेक्शन होती है इजराइल, एक सेकेंड, इधर आपका हो गया पर्शियन गल्फ और इधर हो गया गल्फ ऑफ ओमान। तो साउथ से ही बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो चारों तरफ से इजराइल क्या है प्रोटेक्टेड टेरिटरी है, और बीच में यहाँ पे क्या है, ठीक है, दस्ते लूट डेजर्ट और दस्ते कवीर डेजर्ट। तो कवीर डेजर्ट और लूट डेजर्ट, तो बीच में डेजर्ट है। तो काफी फिजियोग्राफी हार्ड टेरेन है यहाँ पे,
तो इसके कारण भी मुश्किल है अटैक करना या आर्मीज को यहाँ पे आपको पेनिट्रेट करना। अब दूसरी इन्फ्लुएंस देखो, पहला तो हो गया एल्ब्रस माउंटेन, जैरगोस माउंटेन। तो ये माउंटेन रिच किसके अंदर है आपके, यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, तो मिनरल में काफी रिच है। इसके अलावा जो यहाँ पे ये साउथ में जो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे काफी ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व है। तो ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व इन द पर्शियन गल्फ जो ईरान के पास है। उसके बाद ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये याद रखना है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे इनका पोर्ट है ईरान का बंदर अब्बास, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है। तो यहाँ से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है, इनका जो ऑयल पास होता है दैट पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो कभी भी ईरान अगर कंफ्लिक्ट में आता है या उसमें कोई वॉर में जाता है तो ये इसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पे जो ऑयल और गैस की सप्लाई है वो भी स्ट्रेन हो सकती है। इवन इंडिया को भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा इसमें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर ऑयल बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये इसको कंट्रोल या इस पे यहाँ पे इन्फ्लुएंस है किसका, ईरान का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द वेस्ट एशिया ऑयल ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दिस स्ट्रेट, ठीक है। तो इधर ओमान की टेरिटरी है इधर, और इधर आपकी ईरान है। तो ईरान और ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये बेसिक आते हैं, आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए ईरान के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अब कंफ्लिक्ट क्यों हो रहा है, मेन बात ये जो चल रहा है इतना। तो देखो हुआ क्या था, आप बेसिक बात समझो। पहले एक सेकंड, जो इराक है इसको सपोर्ट किया किसने, यूएसए ने। और वेस्ट में कुछ मोनार्क कंट्रीज है, तो यूएसए एंड सुन्नी मोनार्कीज, जैसे सऊदी अरेबिया मान लो, ऐसे सुन्नी मोनार्की जहाँ पे सुन्नी डोमिनेटेड है, ठीक है। तो सुन्नी जो मोनार्क कंट्रीज है उन्होंने सपोर्ट किया इराक को कि आप क्या करो, अटैक करो किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, ठीक है। तो जो इराक ईरान के वॉर हुए थे उसमें इन्होंने सपोर्ट किया इसको। अब वेस्ट एशिया में क्या है, दो आपके मुस्लिम जो सेक्ट्स है, जो ग्रुप्स है वो है, एक कुछ है शियास और एक है सुन्नी। मोस्टली पॉपुलेशन सुन्नीस की ज्यादा है, जबकि जो इराक है, सॉरी, ठीक है, इराक और ईरान में दोनों देखो, ईरान जो है उसमें मेनली क्या है आपके, सुन्नी है। और बाकी अदरवाइज अगर वेस्ट एशिया में देखोगे तो सॉरी शियाज है, इराक में जो मेनली है आपके, दे आर, ईरान में सॉरी दे आर शिया। तो ईरान में मेनली शिया है, बाकी जो वेस्ट एशिया में वो सुन्नी डोमिनेटेड है। और इराक में क्या है, इराक में जो डोमिनेशन है वो किसकी है आपकी, है तो सुन्नी, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है वहां पे, बशर अल असद, जो हेड है वो शिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज ने यूएसए के साथ मिलकर इराक को सपोर्ट किया ताकि वो ईरान पे अटैक कर पाए। अब ईरान को लग रहा है कि वहां पे भाई थोड़ा माइनर, मतलब कि पूरे वेस्ट एशिया में सुन्नी ज्यादा है, शिया कम है, या कभी आगे फर्दर भी अटैक हो सकता है। तो उसने अपने लिए नई डॉक्ट्रीन, नया मेथड किया अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को सॉरी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ईरान क्या है, शिया डोमिनेटेड है, ठीक है। तो इसने क्या अपना नया मॉडल निकाला, न्यू मॉडल ऑफ डेट्रा। तो अब वो डेटरेंट तो करेगी, इजराइल भी कभी अटैक कर सकता है, यूएसए का भी सपोर्ट हो सकता है इजराइल को या बाकी कंट्रीज को, ईरान को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इन्वेंटेड अ न्यू मॉडल ऑफ डेटरन फ्रॉम द इजराइल एंड यूएसए। और इसने क्या किया, और उसके साथ साथ अपनी जो पॉलिटिकल या फिर अपना मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वेस्ट एशिया में इन्होंने क्या किया, ईरान सपोर्टेड द नॉन स्टेट एक्टर्स। तो आप ऐसे समझो अलग अलग कंट्रीज में इसने क्या किया, नॉन स्टेट जो भी वहां पे एक्टर्स थे उनको क्या करना, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लो जो गवर्नमेंट है या फिर जो मेन स्टेट है उसके अलावा जो बाकी उनको अपोज कर रहे थे या फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को ईरान ने क्या करना कर दिया, स्टार्ट करना, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी अलग अलग कंट्रीज में बताऊंगा आपको, अलग अलग सपोर्टर्स है, जैसे हेजबुल्ला है आपका लेबनान के अंदर, हमास है आपका गाजा स्ट्रिप पे। तो इनको ईरान क्या करने लग गया, सपोर्ट करने लग गया। और इसको इसने नाम क्या दिया, फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन ऑफ ईरान, यानी कि इसके बॉर्डर के बियॉन्ड भी क्या हो, इसका डिफेंस हो या कंट्रोल हो उनका। तो मान लो अगर इसराइल
पे अटैक करवाना है इसको लेबनान से, तो वहां पे क्या करेगा, हिजबुल्लाह के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसको इसने नाम दिया फॉरवर्ड डेटरेंस डॉक्ट्रिन। तो अपने बॉर्डर से भी आगे उसने कंट्रोल करना स्टार्ट किया अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू इन द वेस्ट एशिया। अब ये देखो जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, ये पूछ सकते हैं आपसे क्या है। तो ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इट इज अ नेटवर्क ऑफ इरानियन बैक मिलिशियन। तो ऐसे मिलिटेंट्स हैं, मिलिशिया ग्रुप है या कोलिशन है जिसको ईरान बैक करता है, ठीक है ना। और क्या है, मिलिशिया एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द मिडिल ईस्ट, अलग अलग कंट्रीज में है, formed by Iran that are dedicated to confronting the influence of United States and Israel in the Middle East। जो किसको अपोज करता है, इजराइल के डोमिनेंस को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस को। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहां पे क्या क्या है, लेबनन में क्या होना, हिजबुल्लाह, फिर गाजा स्ट्रिप में हमास, और यहाँ पे यमन में हाउतीज, एच से मोस्टली, इराक में हशद अल शाबी, ठीक है। और सीरिया में भी ईरान बेस्ड मिलिशिया ग्रुप्स है, ठीक है ना। और ईरान में जो ये चीज देखता है कि इन सारे ग्रुप को सपोर्ट मिले, है ना, वो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो मेन जो आपको एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या है कि ऐसे मिलिशियंट ग्रुप है जो उनको ईरान बैक कर रहा है, किसके अगेंस्ट, मतलब ऐसी आइडियोलॉजी या फिर ऐसे जो इजराइल या यूएसए जो अपना कंट्रोल करना चाह रहा है उसको अपोज करने के लिए ये ग्रुप अपोज क्या करके फॉर्म कर रखा है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय ईरान दैट आर डेडिकेटेड टू कन्फ्रंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये कन्फ्रंट करते हैं किसके इन्फ्लुएंस को, यूएसए को और इजराइल के इन्फ्लुएंस को। बस आपको याद रखना, ऊपर से स्टार्ट करो। लेबनान में कौन है, हिजबुल्लाह, फिर गाजा में हमास, फिर यमन में हाउती, ऐसे बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। हिजबुल्लाह, हमास, हाउती, नॉर्थ से साउथ में भी, और फिर कंट्री वाइज भी, ईरान, फिर सीरिया में भी है, इराक में हशद अल साबी, और फिर ईरान के अंदर आपका है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब देखो इसमें कुछ ईरान इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो क्यों है, क्योंकि देखो जो पैलेस्टीनियन है ना, तो वो उनकी अब टेरिटरी बहुत लिमिटेड होती जा रही है। तो ईरान को हमेशा लगता है कि जो इजराइल है वो बाहर से आए, वो लोग ज्यूज है ना, उनकी टेरिटरी यहाँ पे थी भी नहीं, वेस्ट एशिया के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपने आप को बाय फोर्स। और जबकि जो पैलेस्टीनियन है वो उनकी ओरिजिनल टेरिटरी, तो ईरान है जो वो इजराइल पैलेस्टीनियन के कोज को सपोर्ट करता है, इसलिए ईरान और इजराइल में क्या रहता है, कंफ्लिक्ट रहता है। तो पहला है ईरान सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कोज। फिर दूसरा क्या है कि अब कंफ्लिक्ट हो रहा है और ईरान भी मेजर बड़ी पावर है वेस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। तो ईरान का जो न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, इजराइल चाहता है कि वो प्रोग्राम अपना स्टेब्लिश ना कर पाए, यानी कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो या न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर पाए। नहीं तो अगर ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन अच्छे से अपने डेवलप कर लिए तो वो इजराइल के लिए भी क्या हो सकता है, एक इशू हो सकता है। दूसरा क्या है, इजराइल ऑल्सो अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, इसलिए वहां पे कंफ्लिक्ट चलता रहता है। इसके लिए उन्होंने स्टक्सनेट, एक जो कंप्यूटर बॉम्ब है, वो स्टक्सनेट अटैक भी करवा दिया था ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके ऊपर, इससे भी इनको काफी नुकसान हुआ था ईरान को। फिर इम्पैक्ट अब क्या पड़ेगा, अगर ये वॉर होता है या कंफ्लिक्ट बढ़ता है ईरान का और इजराइल का, तो वर्ल्ड पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मेन तो ऑयल का भी है और बाकी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। ईरान ऑयल जाता है इंडिया के पास, ठीक है, और इसराइल से हम काफी जगह काफी सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, फिर यूएस का भी एंगल आता है। तो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑयल के लिए, और इसराइल है टेक्नोलॉजी के लिए और बाकी अपने इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है कि इंडिया भाई ईरान भी एंटोगोनाइज ना हो तो उसके कोज को भी सपोर्ट करता है, नहीं फलस्तीन कोज को भी, तो फलस्तीन पे भी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना आए वहां पे, उनके भी जो मतलब राइट्स है वो वायलेट ना हो, तो हम टू नेशन जो है उसको थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन को, ठीक है। इंडिया सपोर्ट्स टू स्टेट सॉल्यूशन की बोथ पैलेस्टीनियन और इजराइल जो है वो आराम से पीसफुली यहाँ पे रहे। तो ये एक मैंने आपको ब्रीफ बताया कि कैसे वहां पे क्यों कंफ्लिक्ट हुआ वहां पे, है ना। आगे क्या हो सकता है आगे, तो आगे की बात करें तो देखो मोस्टली तो एयर स्ट्राइक्स ही वहां पे चल रही है, क्योंकि लैंड का मैंने आपको बताया फिजियोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है ईरान की कि यहाँ पे आर्मी जाए इसराइल से, क्योंकि लैंड बीच में बहुत काफी कंट्रीज आती हैं। तो एयर स्ट्राइक्स चल रही है वहां पे, है ना। और बाकी तो ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, है ना, लेकिन फुल ब्लोन वॉर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अब इवॉल्व कर चुका है वर्ल्ड इतना, ठीक है। बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी इसके अंदर। थैंक यू।